जी मोहतरम राना तनवीर हुसैन साहब। शुक्रिया मैडम चेयरपर्सन। मुझे बजट पे कुछ समझ नहीं आ रही किस तरह मैं शुरू करूं, क्योंकि इन मुश्किल हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान में, आप चुप करेंगे आगे, मुश्किल हालात में, और ये मुश्किल हालात इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो जब मौजूदा हुकूमत ने अपनी ये पोजीशन संभाली हुक्मरानी की, तो जो माशी हालात थे पिछले 4 साल की हुकूमत ने उस वक्त जो किए हुए थे, उस वक्त जो हमें अंदाज़ा था कि इन्होंने जो तबाही की हुई है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, इमरान खान की जो सरबराही में हुकूमत थी, उसका हमें कुछ इल्म था। और यही वजह थी जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जैसे हमने कोशिश की कि जिस तरह वो बेचैनी पाई जाती थी इत्तेहादियों में, पीटीआई की इत्तेहादी हुकूमत जो थी पीटीआई की, उसमें बेचैनी पाई जाती थी, और पीटीआई के अंदर जो मेंबरान थे जो भी इन सीटों पे बेंचेस पे बैठे हुए हैं, वो भी ये तो कम तादाद है लेकिन इससे ज़्यादा तादाद हमारे साथ राब्ते में थी और कहते थे कि जी हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क का, इकॉनमी का, मईशत का और अदारों का बेड़ा गर्क हो गया और इस पोजीशन में चले गए शायद उसकी जो रिहेबिलिटेशन है या रिवाइवल है या उसको हम दोबारा किसी तरीके से बेहतर कर सकें। लेकिन जब हमने गवर्नमेंट संभाली तो हमें ब्रीफिंग हमें दी गई, मैडम चेयरपर्सन यकीन करें जैसे रोंगटे नहीं खड़े हो जाते, जो हमारा अंदाजा था उससे कहीं ज्यादा मईशत की तबाही की हुई थी उन्होंने। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि इस हालात में हमने ये सारी संभाली चीज़ के इसको ठीक करना है, लेकिन जब हमने देखा ब्रीफिंग जो हमें दी गया, जो हमारे सामने फिगर आए, तो उसमें समझ नहीं आती थी कि हम किस तरह इसको शुरू करें, किस तरह संभालें। गो पीछे जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है हमारी इकोनॉमिक टीम का, डार साहब, इसाक डार साहब, आशा गौस पाशा साहब हैं, ये भी पंजाब में इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, बड़ी क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट हैं, उस इकोनॉमी पे अबूर हासिल है, तो इन्होंने काम किया हुआ था। लेकिन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि हमने काफ़ी चीज़ें माजी में संभाली थी। 2013 में जब हमें गवर्नमेंट मिली तो उस वक्त भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि उस वक्त भी हमें जो मईशत मिली, जो हालात थे किसी भी शोबा में, चाहे बिजली थी वो 20-20 घंटे लोड शेडिंग होती थी, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, अगर मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं लेकिन 2 से 5 बिलियन से इस दौरान ही थे, कोई ज़्यादा नहीं थे डॉलर। स्टॉक एक्सचेंज 12,000 रुपये थी, इन्फ्लेशन 12% था, सो ऑन। मैन्युफैक्चरिंग जो इंक्रीज थी या प्रोडक्शन में जो एक परसेंटेज होती है उस पर वो 0 पे थी। कोई ऐसा शोबा नहीं था जिस पे आप कह सकें कि बेहतरी थी। लेकिन जब 2013 में गवर्नमेंट संभाली तो अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में शहबाज शरीफ साहब ने बिजली का शोबा संभाला और 3 साल में, जो 7 साल में मंसूबे लगने थे, 3 साल में बिजली के कारखाने लगाए, रात दिन एक करके। ये हिस्टोरिक बात है। और बिजली की लोड शेडिंग 0 पे हम ले आए। हमने वादा किया था, मंशूर था हमारा, हम करेंगे। तो 7 साल तो फिर अगला इलेक्शन होता तो फिर कहते कि जी आपने तो वादा किया था, लेकिन शहबाज स्पीड जो है उससे तहत ये काम हुए। और इसी तरह रिजर्व जब 2017 में नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, वो भी एक मेरा हाल
तारीख, दुनिया की तारीख याद रखेगी। शायद किसी फाशिस्ट ने, डिक्टेटर ने भी इस तरह ना किया। उसने भी अगर कोई इल्ज़ाम लगाए होंगे किसी को सियासत से निकालने की, तो वो भी कोई ना कोई एट द फेस ऑफ इट के कोई चीज़ बनती होगी। लेकिन उन्हें एक कामा पे निकाल दिया, पनामा से शुरू हुआ, GIT बनी। और मैं आपको बताऊं, आज जो बातें हो रही हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, GIT में ग्रेड 19-20 ग्रेड के अफसरों के सामने अपनी फैमिली के साथ, डार साहब भी जाते रहे, पेश होते रहे, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि एक GIT बन गई और 19-20 के ग्रेड के अफसर थे। और ये जो थे इधर हमारे जो ये अदारा है, बहुत बड़ा आईनी अदारा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हुक्म था, GIT बना दी गई और अकामा का तो फैसला कर दिया, लेकिन GIT में उन्होंने पेश होते रहे और वहाँ पे सारी चीज़ें चलती रही। सबको पता है क्या हुआ। ये होता है कि ठीक है, एक प्रोसेस है, कानून की हुक्मरानी है, जिस तरह का भी उन्होंने फैसला किया है हमने जाना है उनके पास। और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह के सवाल किए जाते रहे, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और वो एक वॉल्यूम 10 था, वो लेके बैठ जाते थे ये सारे शहजाद अकबर जैसे 2 नंबर बंदे। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें सबके सामने हैं, अदालतों में पेश होते रहे। तो ये उन हालात में उस वक्त जो रिजर्व्स थे वो 22 या 23 बिलियन डॉलर थे। इन्फ्लेशन 4% था, फूड इन्फ्लेशन शायद 2% था, 4%। तो उस वक्त जो स्टॉक एक्सचेंज था वो 52-53,000 था, इंडेक्स जो था। ऐसे ही है ना जी, ये मतलब एक फिगर रिकॉर्ड एक है जिसका ये मैं बता रहा हूँ। और जो एक्सपोर्ट थी, ठीक है, उसमें कोई खातर खा इजाफा नहीं हम कर सके, लेकिन हमने उसको मेंटेन किया हुआ था। तो कहने का मकसद है कि कोई ऐसा एरिया नहीं था जिसमें चाहे रिजर्व्स हो। हाँ, डॉलर की कीमत 105 रुपये थी। आज बताएं जिस तरह हाल हुआ है, जैसे मैं समझता हूँ कि किस तरह कीमतें, जो इन्फ्लेशन की बात होती है, जिस तरह करेंसी का बुरा हाल किया है, तो उन हालात से हम निकले 2013 के हालात से। हमने एक खुशहाल पाकिस्तान दिया आगे, एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान दिया। और कर्ज़ों की बात होती है तो कर्ज़े भी उस वक्त जो हमने लिए कोई 10,000 अरब रुपीस थे, तो उसमें 1,700 किलोमीटर मोटरवे बनाए, हाईवेज बनाए, बिजली के कारखाने लगाए गए, उसमें पोर्ट्स, बंदरगाहें, मेट्रो, कोई नहीं। एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान, एक तरक्की करता हुआ पाकिस्तान दिया। इन्फ्लेशन को देखे, महंगाई को देखे तो एक खुशहाल पाकिस्तान दिया। लेकिन एक ऐसे शख्स को ले आए जो भी था बैनुल अक़वामी साजिश के तहत, जिसका जिक्र बहुत पहले होता भी रहा कि इमरान खान वो शख्स है जो यहूदियों का एजेंट के तौर पे लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी को पेशीन गोई कोई दुरुस्त की हो सकती है, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब जैसे आलम दीन, उनकी तकारीर रिकॉर्ड पे हैं, चाहे हकीम सईद साहब की किताब हो, उस वक्त का नए वक्त अखबार, उसकी हेडलाइन थी जो 10 साल पहले या 15 साल पहले का था। उन्होंने लिखा कि ये काम होने जा रहा है, और ये सारा कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ, इस कौम के सामने हुआ। 2014 का धरना हुआ इसी पार्लियामेंट में, जो मेरे मोहतरम, मेरे ऑनरेबल मेंबर्स उस पार्लियामेंट में थे, उन्होंने अपनी आंखों से तमाशा देखा। उस वक्त मुझे बताएं, किसी को कुछ एहसास नहीं हुआ कि इस पार्लियामेंट पे हमला किया गया। लेकिन
पीटीवी के हेडक्वार्टर पे हमला किया गया। ये स्टेट ऑर्गन थे, ये वहां की प्राइम मिनिस्टर के हाउस की जो थे गेट वो फलांगे गए इन पीटीआई वालों ने, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटकाए गए। और मैं समझता हूं कि वो सिविल नाफरमानी थी उस वक्त। जो स्पीचेस करते थे, बिजली के बिल चलाए गए, लोगों को कहा गया कि आप रिमिटेंसेज जो हैं ज़र मुबादला हुंडी के ज़रिए भेजें, बैंकों के ज़रिए ना भेजें। ये कौन कह रहा है? जो ये कोशिश कर रहा था मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए पाकिस्तान का, कि आप ज़र मुबादला हुंडी के ज़रिए भेजें, टैक्स मत दें। और सिविल नाफरमानी क्या होती है मुझे बताओ, उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर आज यही कह दिया जाए कि आप टैक्स ना दें तो ये सिविल नाफरमानी है। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने चलें ऑब्जर्व किया, सब्र किया, पॉलिटिकल होगा, लेकिन मैं उस वक्त भी कहता था ये एक्शन लें। ये कभी नहीं हो सकता कि आप किसी बुराई को जन्म ले रही हो और आप उस पर तवज्जो ना दें और वो बुराई फले फूले ना। ये नहीं हो सकता। ये कानून कुदरत है कि आपने एक बुराई को पनपने दिया हमारी हुकूमत ने, और उसका खमियाजा आपने भुगता, हमने भुगता, 2017 में भुगता, 2018 में भुगता। जिस तरह का 2018 का इलेक्शन हुआ सबके सामने है। मैनिपुलेटेड, मैनूवरिंग, मैनेज्ड इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में सब पे क्वेश्चन हुए हैं, सब पे उंगलियां उठी हैं। लेकिन 2018 का जो इलेक्शन था वो नेकड धांधली हुई है, नेकड, जिसको धांधली नहीं कह सकते, वो तो सीधा सीधा आरटीएस की बात करते बिठा दिया गया। भाई आरटीएस की नहीं, पहले बंदे इकट्ठे करके दिए गए, जीपों में बिठा बिठा के उनको लाया गया और वहां पे पेश किया जाता रहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त प्री पोल जो हुई धांधली, फिर पोलिंग वाले दिन में जो हुआ वो भी हमारी आंखों के सामने हुआ। हमने इलेक्शन लड़े, हमने देखा कि किस तरह लाइन में खड़े हुए लोगों को कहा जाता रहा कि आप मत वोट दें शेर को। मैं आपको बिल्कुल, मैं खड़ा हूं, हल्फन कह रहा हूं, वहां कहा जाता जुम्मेदारान की तरफ से जाते थे, जुम्मेदारान खड़े होते थे कि लोगों को मत वोट दें। ये पाकिस्तान की खिदमत हो रही थी। इस जैसे शख्स के लिए किया जा रहा था जिसने 2018 के बाद पाकिस्तान के हुलिया बिगाड़ के रख दिया। ये पाकिस्तान, हमारा प्यारा पाकिस्तान, इस तरह का पाकिस्तान था। यहाँ तो बड़े हमारे वैल्यूज़ हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग्स हैं, हमारा सोशल एक सेटअप है, हमारा एक मज़हब है। यहाँ मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया, यहाँ पाकिस्तानी इदारों के साथ खिलवाड़ किया गया। वो कौन सा अदारा है, किस मुंह से ये इदारे बात करते हैं? किस अदारे ने, जिसने भी उसके हक में फैसला दिया है तो उसने कहा कि ठीक है। अगर किसी और ने कोई बात किया उसके मजाज के खिलाफ तो उसके खिलाफ चढ़ाई कर दी है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पार्लियामेंट हो। इस पार्लियामेंट को मैं समझता हूं कि ये लिख लेना चाहिए जितनी तौहीन इस पार्लियामेंट की है इस शख्स ने। पहले भी इसने 34, जब ये लोग थे मेरा 2013 से 18 तक, तो इन्होंने वहां से इस्तीफे दे दिए। ये बैठे हुए हैं हमारे अफसरान असम्बली के, कितनी देर बाद रहे और फिर आए और सारी तनख्वाहें भी ली। ये करैक्टर है उनका, करैक्टर। और दुनिया में आपने क्या, एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आके इतनी बेईमानी कर रहा है, एक अपने असूल की, अपने कानून की, अपने मजहब की, अपने अखलाक की दजियां बखेर के कहता मुझे पैसे दे दें। और नॉट बिलो दैन इमरान खान, चेयरमैन पीटीआई, खुद उसने आके लिए पैसे तनख्वाहों के। उस वक्त लोगों को नहीं पता चला इसका करैक्टर क्या है, कि इतना कोई गिर सकता है आदमी, कि एक बंदा कहता है मैंने इस्तीफा दिया, और वो भी चेयरमैन एक पार्टी का, जो सपोज टू बी ऐसे ही एक परसेप्शन या एक है कि जी बड़ी पार्टी है। मैंने कभी भी पॉलिटिकल पार्टी उसको नहीं माना,
रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। मैंने हमेशा कहा कि ये एक जत्था है, ग्रुप है, जो एक मिला हुआ है, मिलाया गया है, इकट्ठा किया गया है, और उसने इस पार्लियामेंट की तौहीन की। कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चल रहा। कभी जाता है मुझे बहाल कर दे, कभी कहता है कि नहीं मेरे इस्तीफे कबूल करें, कभी कहता है कि मैंने पैसे लेने हैं, कभी कहता है पैसे नहीं लेने। तो ये सारी चीज़ें, कौम की आंखें क्यों बंद हो गई हैं? क्यों सारे ब्लाइंड हो गए हैं? क्यों ये पार्लियामेंट के मौजूद अरकान ब्लाइंड हो गए हैं? एक छोटे छोटे तमे के लिए कि इसके वोट बैंक के लिए बन गया तो हमें सीट मिल जाएगी, हम MN MP बन जाएंगे। यहाँ जो लोग आज बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं, PMLN वाले हैं, किन्होंने कुर्बानियां नहीं दी? किन्होंने कुर्बानियां नहीं दी? किन्होंने जेलें नहीं काटी? कौन सा अब यहां बैठा हुआ बंदा जिसने मैं खड़ा, मैं 1.5 साल जेल में रहा हूं, 1.5 साल जमीन पे सोता रहा हूं, जमीन पे बाजू नीचे रख के। आज बातें करते हैं कि जी हमें तो 2-2 दिन में, हमें जी हमारी शलवार ठीक नहीं है, साफ नहीं है, हमारे कपड़े ठीक नहीं है, हमें रोटी ठीक नहीं मिलती, हमें तो पानी मिलता था दाल का लंगर से। लेकिन अल्लाह की फजल से इनसे शायद हमारी कोई बैकग्राउंड कोई इतनी ये नहीं, अल्लाह का देन है कि बेहतर ही हो इन लोगों से, ये जो आज रो रहे हैं। लेकिन हमने तो नहीं उफ की। किसको MN MP छोड़ के किसको वजारतें या किसको गवर्नरशिप या किसको नहीं तमे हुए मिले उस वक्त लालच, क्या आप ले लें, आप छोड़ दें। लेकिन ये कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, पॉलिटिकल कैरेक्टर जो तभी होगा जब इस जैसे लोग, कैरेक्टरलेस लोग डिस्करेज किए जाएंगे, डिस्करेज किए जाएंगे, तब जाके कौम डिस्करेज करेगी। तो तब पॉलिटिकल कैरेक्टर ऐसे नहीं बनता। कहते हैं जी पॉलिटिकल कैरेक्टर नहीं है इन लोगों का। भाई पॉलिटिकल कैरेक्टर कौम ने बनाना है, आप फिर उसी को वोट दे देते हैं। जो 10 दफा पार्टियां बदलता है, फिर उसी को आप वोट दे देते हैं। एक लालच के लिए, एक तमे के लिए वो लोग पार्टियां बदलते हैं। तो मैं कह रहा था कि जो उस वक्त ये काम शुरू हुआ, तो उस मईशत को, उस पाकिस्तान को संभालना ऐसे ही था जैसे वो कहते हैं जी कि किसी, मुझे आता नहीं कि किस तरह इतनी बड़ी जहाद करना पड़ा था, या जहाद जो हम कर रहे हैं। कोई मुझे पॉलिटिकल पार्टी मुझे बताए अपना पॉलिटिकल कैपिटल ज़ाया नहीं करती। मैडम चेयरपर्सन, ये एक बहुत बड़ा एक एसेट होता है, जो स्ट्रगल से होता है, जो कुर्बानियों से आता है, जो जद्दोजहद से आता है। लेकिन इनका क्या ख्याल है कि हम, जो लोग कहते हैं जी हमने गवर्नमेंट ले ली, इनका क्या ख्याल है कि हमने हुकूमत, पहली दफ़ा वज़ीर बने हैं, ये पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब या उनके कैबिनेट जो है वहाँ पे बैठे हुए लोग 6-6 दफ़ा वज़ीर बने हुए हैं। क्या उन्होंने 1 साल के लिए वज़ीर आगे बनना था? और ये समझ के कि जो हाल हुआ है, ये कुर्बानी दी इस पाकिस्तान के लिए, कुर्बानी दी इस कौम को बेहतर करने के लिए, कुर्बानी उस पाकिस्तान को वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए। लेकिन ये जो बजट हमने पेश किया पिछला 1 साल जो गुजरा है, कहाँ से चले हैं हम? डिफ़ॉल्ट से। और मुझे बताएं कि कोई कसर छोड़ी है? उसने कोई कसर ऐसी नहीं छोड़ी। इमरान खान ने पहले भी उसने तमाशा लगाया यहाँ पार्लियामेंट में, उन्होंने उसके ये एक स्पीकर, डिप्टी स्पीकर था, उसने जो दजियाँ बखेर दी इनकी, किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये दुनिया में कही हुआ है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन में वोट ऑन नो कॉन्फिडेंस का प्रोविजन है, उसको रिडंडेंट कर दिया। उस रूलिंग ने कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजन निकाल दी उस दिन से, अगर वो मानना जाता तो। अगर वो उस दिन मानी जाती बात, तो फ्यूचर में कभी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश ना हो सकता। क्यों? किसी नेपाल से, किसी जगह से हम अपने एम्बेसडर को कहते कि एक लिख के भेज दें, यहाँ साजिश हो रही थी। चित्राली साहब ऐसे ही ना किसी से कह देते कि लिख के भेज दें, तो यहाँ एक उठ के कहता कि जी आर्टिकल 5 के तहत ये हो गया है, तो लिहाजा ये तो बड़ी साइफर आ गया, वहाँ लड़ा के कह रहा था ये साजिश हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि शुक्र खुदा का कि वो आइन बच गया। लेकिन क्या किसी ने आर्टिकल 6 लगाया? क्या किसी ने उनसे पूछा कि आपने किया क्या है?
आप ऐसी तरफ चल पड़े हैं। और उसने कहा, उसका बयान है इमरान खान का कि मुझे मत निकालो, मैं खतरनाक हो जाऊंगा। और उसने साबित कर दिया कि मैं कितना खतरनाक हूं पाकिस्तान के लिए। और उस इमरान खान को अगर उसमें जरा बार में बेवतनी होती तो मेरा ख्याल है जिस दिन से निकला है, क्या वो ना जमहूरी है, ना वो पाकिस्तानी है, ना मैं समझता हूं ही इज नॉट गुड ह्यूमन बीइंग। जिसका ना कोई रिश्तेदार है, ना जिसका बाप है, ना कोई उसका इज़्ज़ो कारब है, ना उसका दोस्त है, ना उसका कोई है ही नहीं है दुनिया में, वो किसी का भी नहीं है। और वो एक झंडा लेके आ गया और उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। यहां से उसने इस्तीफे दिलाए। हालांकि वो तादाद इतनी थी कि मुझे नहीं याद, 150 के करीब लगभग थे वो लोग। अगर वो 150 यहाँ बैठे होते तो हमारे लिए शायद हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाता। ये तो अल्लाह की ज़ात है जो सारा काम करती है, बेहतर कर देती है। सदाई साहब ऐसे ही है ना, 150 बंदा और हम इधर इस मुशत के साथ लेके बैठे होते और गालियां खा रहे होते और उसको मत मारी गई उसकी, या उसका एजेंडा है कि इंस्टेबिलिटी क्रिएट की उसने, और वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके उसने मुशत को और नुकसान पहुंचाया। और क्या तरह डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया। IMF को लेटर किसने लिखे? क्या उसमें किसी ने एक्शन लिया? क्या किसी ने कहा कि ये सीधी सीधी एंटी पाकिस्तान एक आपका एक्शन था या एक प्रोग्राम था? लेटर लिखा दो फाइनेंस मिनिस्टर्स ने, KP के और पंजाब के। उन्होंने कहा कि हम जिम्मेदार नहीं है आप जो करेंगे ये कभी हुआ है? हमारे ये सोचने की चीजें हैं, हमारी मेमोरी शॉर्ट है, या हम सारा कुछ भूल जाते हैं कि उसने किया क्या। फिर उसने 2 हुकूमतें गिरा दी कि वहां पे इस्तीफे दे दो, और वहां जो तमाशा हुआ, फिर एक ऐसे नालायक बंदे को वहां पे बिठा दिया। वो सरदार रियाज साहब बैठे हुए हैं वहां पे, वो इनके इलाके का वो चीफ मिनिस्टर बन गया और सारा दिन वहां पे मुझे ये बताएं कि मैं, सारे बैठे हुए हैं हमारे, हो सकता है कि सारी अपनी बेगमात का एहतराम करते हो, अपनी बीवियों का, थोड़ा थोड़ा डरते भी हो उनसे, लेकिन बाहर आके मेरा सारे हम शेर बनते हैं कि नहीं हम तो बड़े शेर हैं। लेकिन वो बाद आदमी है इमरान खान। मैंने 100 डेज की, मैंने उसकी तकरीर सुनी 100 डेज जब हुकूमत आई है उसकी, तो कन्वेंशन सेंटर में उसने कहा 100 डेज परफॉर्मेंस और 100 डेज। वहाँ पे 4-5 सीनियर वज़रा उन्होंने आके अपनी अपनी परफॉर्मेंस बताई। फाइनली प्राइम मिनिस्टर गया, उसने कहा हाँ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। लेकिन इस कामयाबी का, इस परफॉर्मेंस का सेहरा बुशरा बीबी के नाम है। ये लाइव मैंने देखा टीवी पे अपने घर। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान था। फिर वो गया अमेरिका, वहां पे काज बड़ा कामयाब जलसा हुआ है, पता नहीं वर्ल्ड कप फिर जीत लिया है दौरा। तो वापस आके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे दुनिया जहां से PTI के वर्कर बुला के जलसा किया उसने एयरपोर्ट पे, 20-30 हज़ार बंदा इकट्ठा करो। वहां पे उसने स्पीच की कि मेरा दौरा बड़ा कामयाब रहा है, लेकिन इस कामयाब दौरे के पीछे बुशरा बीबी का हाथ है। आपको नहीं पता? किसी ने नहीं सुना? इसका मतलब आपको कोई, ये एयरपोर्ट पे स्पीच हुई है, ये PTI वाले पुराने बैठे हुए हैं, क्यों हुई थी या नहीं हुई थी, किसी ने सुनी है या नहीं सुनी? कोई हाँ ही नहीं कर रहा, सुनी है या नहीं सुनी? ऑनेस्ट टू गॉड मैं कह रहा हूं, ये हद हो गई है। ये कोई प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क का कह सकता है कि मेरा अमेरिका का दौरा, मेरी परफॉर्मेंस सारी इस वजह से है? भाई पब्लिक में तो ना आगे कहो। लेकिन इसके बावजूद हमारी कौम, मेरे लिए इतराम है बड़ा, लेकिन वो कोई कमजोरी बंदा दिखाए तो वो तो वोट ही नहीं देते, लेकिन इसको फिर भी वोट दे रहे हैं कि ये बुशरा बीबी का पता नहीं। एनी मेरे कहने का मकसद है कि एक ऐसा शख्स जिसने तबाही बर्बादी कर दी, उसने सोशल फाइबर तबाह कर दिया, उसने इस्लाम को, आज
चित्राली साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, बड़े दीनी आदमी हैं। रियासत मदीना मुझे दुख होता था, क्या हम किसी ने क्यों नहीं रोका? हमने कुछ किया होता ना छोटी सी बात, तो ये सारे डांगे लेके सोटे लेके हमारे पीछे पड़ जाते, और हुआ है पास में। लेकिन उनको तो किसी ने, हमने तो यहाँ पे धरना था फैजाबाद में उसका TLP का, तहरीक लब्बैक वालों का, तो हमने किया भी कुछ नहीं। लेकिन हमारे साथ जो हुई, एक वजीर गया, दूसरा गया, कोई बाहर भाग गया। इन्होंने तो मेरा कितने बंदे मार दिए चिनाब के वो करीब, जब TLP वाले आ रहे थे, कितने बंदों को इन्होंने मार दिया। इमरान खान ने, किसी को कोई याद नहीं मेरा ख्याल है, मजे रिलैक्स रहो तुम कौमी नुमाइंदे। उसने बड़े बंदे, मुझे फिगर याद नहीं, मैं मतलब कहूँ तो पता नहीं 10 मार गए, 20 मार गए, 30 मार दिए उन्होंने। TLP वाले घरों के चले गए जी, ताहिर साहब तो पता सी, वापस चले गए। लेकिन हमारे होते हुए तो हमें वापस भेज देते थे, वो हमें गोलियां मार देते थे। लेकिन ये सारा तमाशा कौम ने देखा, फाइनली लैंडेड इनटू इन दिस पोजीशन। आज जहां हम खड़े हैं उसी का किया दर है। ठीक है, गद्दार, एंटी पाकिस्तान, मैं कहता रहा, मैं यहां भी कहता रहा, मैं जलसों में भी कहता रहा कि ये मुहिब वतन नहीं है, ये एजेंडे के तहत काम कर रहा है। लेकिन कुछ सुनते नहीं था, अपनी पार्टी में भी कहता रहा। लेकिन आज मैं सुनता हूँ बाद लोगों को कुरान उठाते हैं कि जी ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं सारे। अमेरिका में PTI है, UK में PTI है, जहाँ भी है। तो हमें जब तक कौम इसको नहीं देखेगी, मामला सीधे नहीं होंगे। जब तक तो कौम इसको नोटिस नहीं लेगी, कौम इस पर अपना फैसला नहीं करेगी कि हमने कौन से शख्स को आगे लाना है, क्या जो पाकिस्तान को तरक्की देते हैं, पाकिस्तान को खुशहाली देते हैं, पाकिस्तान को मजबूती देते हैं। जो भी प्राइम मिनिस्टर आया है उसने बेहतर काम किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उसने ये न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी। मियां नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, कोई मजाक था? क्लिंटन उस वक्त कहता $5 बिलियन ले ले, हमारे जैसा मुल्क कहता चले यार आज धमाके नहीं करते, ले लें, कल कर लेंगे। लेकिन नहीं माने, क्योंकि हमारी कौमी गैरत थी इंडिया के मुकाबले में। हमने वो किया काम, हर सूरत किया। और इस मैशत, जो मैशत हमें मिली, जो इकॉनमी मिली, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ डार साहब, आयशा गौस पाशा और इनकी टीम को। यकीन करें इस बजट पेश करने पे, इसलिए कि वो कहते हैं, मुझे अगर हो तो दुरुस्त कर दें, कि एक सूद की अट्टी से खरीदना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाली बात थी। ये मतलब एक सूद की अट्टी के साथ ही ये कौम को रिलीफ देना चाहते हैं, कौम को डेवलपमेंट के रास्ते पे डायरेक्शन इकोनॉमी सेट करना चाहते हैं। ये एक पहाड़ को एक फतह करने में एक ऐसा मतलब अंबार है मसाइल का, मईशत का, कि एक हम बेलचा लेके चल पड़े हैं ये इकोनॉमिक टीम। और इंशाल्लाह उन्होंने पेश किया है एक बैलेंस बजट जिसमें हर शोबे को कवर किया है, चाहे वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपकी बिजली के मामलात हो। ये एक साइड है, दूसरी साइड वो है जो लोगों को रिलीफ दिया है। आज यह बात होती है कि हमारी एग्रीकल्चर, जो मैं बिलीव करता हूँ, ये मेरा ईमान है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़री मुल्क है, इसको संभालेगी तो ज़रायत यहाँ की संभालेगी, एग्रीकल्चर संभालेगी अल्लाह के फजल से। एक इंडस्ट्री ग्रोथ बड़ी ज़रूरी है, लेकिन अगर बैकबोन है तो ये है। खुदा न खासा, खुदा न अल्लाह ना करे कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, तो खाने पीने की चीज़ें हमारे पास हैं। ये अल्लाह की ब्लेसिंग है। उस सेक्टर को भी आज एग्रीकल्चर को, जिस तरह शहबाज साहब ने, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने टाइम पे पहले किया था, आज उसको प्रायोरिटी दी है। आज फिर वो स्कीमें शुरू की हैं, जैसे एक
एग्रीकल्चरिस्ट, हमारा काश्तकार जो है उसको हम सपोर्ट करें, हम बेहतर करें, हम उसको एक इंसेंटिव दें, उसको इनपुट्स में उनको एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट हैं या इम्प्लीमेंट्स हैं उनमें हम उनको करें, सपोर्ट करें। तो आज और हत्ता के यंग काश्तकारों के लिए हमने जो कर्जे स्कीम है वो भी शुरू की है। बहुत बड़ी स्कीम है वो, ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सके। वो मैट्रिक FA बच्चे जो हैं वो इधर उधर नायब कासद ना होते फिरें। तो ये क्या हमारी यूथ का जो ये यूथ करते हैं, जब भी PMLN की गवर्नमेंट आई है यूथ को उन्होंने बेइंतहा सपोर्ट किया, चाहे वो टैलेंटेड बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हो, चाहे उनको रोज़गार के इंटरेस्ट फ्री लोन हो, चाहे उनको दूसरे मामला में उनको सपोर्ट किया है बेतहाशा। जब भी स्कीमें आई हैं, लैपटॉप हो, कुछ हो, हमारे इस दफ़ा यूथ के लिए मेरा ख्याल है मेरे पास एजुकेशन में ये अनप्रेसिडेंटेड है जो फंड यहाँ मिला हमारे यूथ के लिए। कोई 10 बिलियन तो 10 बिलियन रुपीस एक है, चाहे इंडोमेंट फंड है, चाहे हमारे स्कॉलरशिप हैं, या बच्चों के लिए लैपटॉप हैं, या ये यूथ के लिए बेशुमार वो प्रोग्राम इसमें आए हैं। फिर एजुकेशन में यहाँ बात होती है, लेकिन मैं बताऊँ ठीक है हमारे पास बड़े लिमिटेड किस्म के कंस्ट्रेंट हैं, रिसोर्सेज हैं, रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एजुकेशन में पिछले 4 सालों से कहीं ज़्यादा पैसे मिले हैं इस दफ़ा। कहीं लास्ट ईयर में तो उसने 30 अरब प्रपोज किया हुआ था HEC के लिए, हमने तो 120 अरब दे दिए हैं। ये चीज़ें हैं जो हुकूमत की एक विजन, हुकूमत की डायरेक्शन का पता चलता है। जितनी कोशिश हो रही है, रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जिस तरह नीचे प्राइसेस भी आ रही हैं, महंगाई भी कम हो रही है, लेकिन कहते हैं किसी अदारे को तबाह करना 1 मिनट में तबाह हो सकता है, जस्ट इशू ए 1 ऑर्डिनेंस, लेकिन रिवाइव करना बहुत मुश्किल काम है मैडम चेयरपर्सन। देन आपको फिर वो सारे जो टेक ऑफ करने के सारे इंजन नहीं चलाते एयरक्राफ्ट के, इसी तरह करना पड़ता है, और इट टेक्स टाइम। अब एक ये इकॉनमी है, अदारे हैं, तो इन अतात है, नीचे की तरफ गए हुए हैं, इनको ऊपर लाने के लिए इंशाल्लाह हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इसमें सभी को अपना हिस्सा डालना है। सिर्फ ये नहीं कि एक बजट पेश कर दिया और हम कहें ये ठीक है, नहीं, कौम को भी इसमें हिस्सा डालना है। कौम को भी कमिटमेंट, कल यह बात हो रही थी, हम विलिंग हो। हमें अगर कोई लैक चीज़ करती है, अगर मैं इसको एक लफ्ज़ में बयान करूं कि हमारी कौम में चीज़ क्या लैक कर रही है, कौम मीन्स हम लोग भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें सारे पूरी कौम है, बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, मजदूर है, सारे। सिर्फ एक कि वो कमिटमेंट होगी तो हर चीज़ हो जाएगी। अगर मेरे अपने ऑफिस के साथ, मेरी ड्यूटी के साथ मेरी कमिटमेंट है तो बिल्कुल बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। अगर जहाँ आप बैठे हुए हैं आपकी कमिटमेंट है तो बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। ये हमारे ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियन है, कमिटमेंट होगी तो इनको अपने लोगों को सर्व करेंगे। और कमिटमेंट नहीं है तो ठीक है, मैंने बन गया, मौज मेला तो चल रहा है। लेकिन ये तबका, ये सारा के सारा बोझ इन पर डाल दिया जाए, क्रिटिसिज्म का, गालियों का, हुक्मरानों का, पार्लियामेंट में जो हम आए हुए हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। मैं कोरिया गया तो वहाँ पे बात हुई, तरक्की की उनकी बात हुई, एनी हो, वो लंबी कहानी है कि उनके जनरल पाक थे, उन्होंने मार्शल लगाया तो वो 10 साल के लिए, ये ना हो कि कोई किसी और जगह मैसेज चला जाए, ऐसा ही ना हो जाए। उसने कहा 10 साल नो इलेक्शन, 1 पॉइंट एजेंडा मेरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस।
10 साल के बाद हो गया। लेकिन मैंने वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, उसने छोड़ना चाहा, खैर वो इलेक्शन उसने कहा नहीं आप इलेक्शन लड़ेंगे, प्रेसिडेंट बन गया दोबारा, उसकी बेटी भी प्रेसिडेंट बाद में बनी, पाक की, जनरल पाक की। लेकिन मैंने पूछा कि तरक्की का राज, उन्हें कहा आप अपने इलेक्टेड बंदों की इज्जत करना शुरू कर दें, तरक्की कर लेंगे आप। यकीन करें, ये हम बेचारे, हम मतलब हर तरफ से हमें ही घसोने पड़ते हैं, और हम हैं कि और खाम खा पड़ते हैं, याद है चलो कुछ लभ जाए ना, उन्होंने कोलियां दी दलाली च मूँह काला, 1,68,000 दे ये काम नहीं हो सकता, ना गालियां नहीं खादियां जा सकती। ऐसे है ना, अगर एक MNA की तनख्वाह 1,68,000 है ना, तो गालियां मेरा ले 1 अरब की पड़ जाती हैं, कुछ रेशो नहीं है उसके साथ। आई मीन के सब कौम को कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है और बोझ उठाना है। हमें जो टैक्स पेयर हैं उनको टैक्स देना चाहिए। जो मैं अफसोस होता है यहाँ, फिर बात आ जाए, तकरीरें हम करते हैं। पिछली दफ़ा मेरे एक अजीज़ ही थे, अब तो नहीं है PTI से, वो मेरे बड़े भाई के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ के जीते थे। वो पहले मेरे बड़े भाई MNA थे, तो वो भी खैर मेरे मामू ही थे। तो वो यहाँ कहते थे जी हल्के में चोरी होती है और हल्के में ये होता है। तो पहले जो MNA थे वो चेक नहीं करते थे। तो मैंने यही जो दोस्त उस वक्त थे, तो मैंने फिर जवाब दिया कि मैंने कहा कि चोरी तो आपके घर में इस वक्त भी हो रही है, आपके गांव में, आपके डेरे पे। हम तकरीरें करेंगे बिजली चोरी नहीं होती, लेकिन MNA MPA भी, मेरे अपने हल्के में PTI के MPA जो हैं उनके सारा गांव चोरी करता है, वो खुद चोरी करता है, आज तक बिल ही नहीं दिया। मारते हैं पुलिस को आगे से, कहते हैं आप नहीं चेक कर सकते। तो ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है, जैसे हम 70 साल से गुजरे हैं और एक एक चीज़ ख़राब होती गई। लेकिन आज हमें जो रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू हम इकट्ठा करें कि मैं तो FBR को अप्रिशिएट करता हूँ कि इस मुश्किल हालात में उन्होंने ये जो फिगर हमारा सामने आया है, यकीन करें इतना इकोनॉमिक क्राइसिस हो, इतना इकोनॉमिक एक्टिविटी ना हो, इतना बिजनेस ना चल रहा हो, तो फिर भी वो रेवेन्यू इकट्ठा करें, इतना तो मैं समझता हूँ कि काबिल इस्ताइश है। ऐसे नहीं है कि लोगों की जेबों से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इस हालात में वो काम हो रहे हैं, लेकिन जहाँ डेट सर्विसिंग है, जहाँ हमारी वो कहते हैं 60% जो है वो डेट सर्विसिंग पर चला जाता है। तो आप अगर सूबों का NFC देखें अवार्ड, उसमें भी आप अंदाज़ा करेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट का सूबों को पैसे देके, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा, फेडरल गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा, PSDP, बाकी सारे जितने हमारे मामला आता है वो फिर लोन लेना पड़ता है, डेफिसिट होता है। एक खास परसेंटेज पे डेफिसिट इज हेल्दी, थोड़ा सा, बट दिस इज टोटली डिजास्टर है, ये इकोनॉमिक डिजास्टर है। ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ वो पता नहीं, मुझे तो शेरो शायरी शगफ नहीं लगे, सुनते हैं पीते थे उधार की, मैं कर्ज की पीते थे, जानते थे हम कि हाँ रंग जानते, लाएगी हमारी, नो क्रॉस टॉक जी, नो क्रॉस टॉक। रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन। ये हमारा हाल वो है। अब रंग ले आइए, अब रंग आ चुका है। अब मजीद मेरा ले हमें फाका मस्ती उधार पे नहीं करनी। क्या जी, मैं क्या नहीं, हमें उधार पे नहीं करनी चाहिए। हमें, मैं आने से सोचता हूँ कि बहुत सारी कौमों पे ये टाइम आया, उन्होंने कहा है, सच बोला है कौम के साथ कि ये हालात हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, ये शेख साहब का बेटा जो है ना, बड़े शेख साहब का, सलामुद्दीन शेख साहब का बेटा, ये पता नहीं वहाँ के मसाइल नहीं उनको समझ आ रही।
मुझे अब इतनी मैं बात करने लगा था तो क्या कर रहा था जी मैं बात, तो मुझे हाँ वो उन्होंने कौम को बताया कि जी ये हालात हैं आपको। मुझे इंदिरा गांधी की मैंने तकरीर सुनी, उसने कहा कि हमारे ये हालात हैं, हमें भूख काटना होगी, हमें मुश्किल वक्त देखना होगा कौम को। और डिप्टी स्पीकर साहब हम जाते थे इंडिया में ऑफिशियल टूर पे, 2-3 हमने किए हैं, तो वहाँ पे उनकी जो चीज़ें थी, टीवी और किस्म था लोकल मेड, टेलीफोन होटल से उठाते थे तो वो उठाया नहीं जाता था, क्रैडल उसका। कहने का मकसद है कि वो एक मॉरिस जिसको कहते हैं, उनके हिंदुस्तान नाम था, उस गाड़ी में प्राइम मिनिस्टर और वजीर बैठते थे। ये कौमें होती हैं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने अपने लॉन में चावल का फसल लगाया हुआ था, एक डेलीगेशन गया स्टूडेंट्स का, तो उनसे मिला तो उन्होंने बताया आके कि उन्होंने वहाँ पे एचिसोनियन थे, तो उन्होंने कहा कि जी बड़ी हमें थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो रही है, वो बरामदे में बिठाया हुआ था। तो उसने कहा कि देखिए हमारे कहते हैं 50s में, सरदार साहब 50s में इंडिया में कैद था, हम सरप्लस थे, हमारा फूड सरप्लस था, उनके 2 रुपया थे, हमारा 1 रुपया था। लेकिन आज उन्होंने जब कारें बनानी शुरू की तो उन्होंने सिर्फ बनाई वो क्या छोटी कार होती है जी, सुजुकी, उसका नाम मैरुति उन्होंने रखा, अपने नाम रखते मैरुति। तो आज वो ठीक है, उन्होंने आईटी में इन्वेस्ट किया, उन्होंने रिसर्च में इन्वेस्ट किया, उन्होंने आज मेडिकल उनका आगे है। लेकिन हमें देखना है, मैं समझता हूँ कि आज भी कौम को हमें बताना चाहिए कि ये हालात है, कौम साथ दे, 1 साल के लिए कौम साथ देगी, लेकिन हमें उनके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, बताएं ये मुश्किलात हैं, हमारे साथ चलें। 1 साल कोई अरसा नहीं होता, ठीक हो जाएंगे मामलात, अल्लाह के फजल से बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो कौमें अगर प्रेजेंट के लिए काम करती हैं वो कभी आगे नहीं जाती, जो फ्यूचर के लिए करती हैं। अगर आज मैं अपने लिए कर रहा हूं तो मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता हूं, लेकिन अगली जनरेशन के लिए काम करना है। हमने एक अच्छा पाकिस्तान अपनी आने वाली नस्लों को देना है। हम देंगे तो तारीख में हमें कुछ अच्छे लफ्ज़ लिख देगा, वरना यही कहेगा कि ये आए थे और उन्होंने पाकिस्तान ये हमें दिया है। हमारी अगली नस्ल करेगी, तारीख कभी माफ़ नहीं करती, ना लोग माफ़ करते हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस वक्त जो इकॉनमी है उसको जो हमें मिली थी उसमें बेहतरी आई है, उसमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये रेवेन्यू भी हम अगले साल हमें मौका मिला, कौम ने मौका दिया, इलेक्शन होंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह 12,000 रुपये हम रेवेन्यू लेके जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब लेके जाएंगे? नहीं, पैड़े पै गए नहीं, लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। स्पिरिट होनी है, विल होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए, लेके जाएंगे हम। और थोड़ा सा हमें IMF से, बिल्कुल IMF एक जियोपॉलिटिकल वो जो है उसमें फंसे हुए हैं, नहीं होना चाहिए। आज अमेरिका से भी जिम्मेदार आवाज़ें उठ रही हैं कि कोई खुदा का खौफ करे, पाकिस्तान के साथ ये ज़्यादती ना करें, वो क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हुआ है। अब कौन सा चीज़ है, एक आदमी कहते हैं कि जी एक तो ये हालत हमारी इकॉनमी की है, वो तो ऊपर हमारे वो एक डिवास्टेटिंग फ्लड जिसने तबाही फैला दी पाकिस्तान में, हमारे पता नहीं कितने बिलियंस का लॉस हो गया, और आज फिर ये वो समुंदर बिबरा हुआ है और वहाँ पे हमारा नुकसान फिर होगा। ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हुए, इन मीगर रिसोर्सेज के साथ, इस आमदन के साथ हम अपने एजुकेशन सेक्टर को भी कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कर रहे हैं,
लोगों की भी रिलीफ दे रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये जो कर रही है हमारी इकोनॉमिक टीम, वो बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस बजट के साथ बजाय उसमें एक रवाज है, ये एक ट्रेडिशन है कि मेंबरान हमारे उठते हैं और उस पर अपनी अपनी नुक्ता नज़र पेश करते हैं, बिल्कुल उनको करना चाहिए, हक है। लेकिन वो एरियाज भी देखें जहाँ हमें प्रॉब्लम है, जहाँ हमें चैलेंजेस हैं, जिस हालत में हम खड़े हैं उस हालत में अगर ये बजट बने तो उसमें पॉजिटिव सा हमें चीज़ देखनी चाहिए। हमें उम्मीद की किरण वहाँ से ढूंढनी चाहिए, हमें एक डायरेक्शन ढूंढनी चाहिए कि ये एक डायरेक्शन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने ली हैं जो फ्यूचर में बिल्कुल डिविडेंड उसका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक तो अपोजिशन का काम है, लेकिन एक हमारी कौमी जिम्मेदारी भी है कि इस वक्त हम बजाय इसके कि लोगों को बताएं कि ये बजट तो तबाही का है, ये बजट तो ऐसे ही अल्फाज का गोरख धंधा है। ये एक टिपिकल बात होती है, ये अल्फाज का, ये हिंसों का गोरख धंधा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला शहबाज शरीफ की जो लीडरशिप है वो एक डायनामिक आदमी है, हार्ड वर्कर है। सुबह कल भी मैं पढ़ रहा था कि कल सुबह 6 बजे गए यहाँ सड़कों में इफ्तार करने। यही पुल जो नहीं बन रहा था, ये इस्लामाबाद क्लब शहजाद चौक है, शहजाद चौक है, उन्होंने आगे बना दिया। मेट्रो जो छोड़ के गए थे आगे 1 हफ्ते में चला दी। ये कोई छोटी बातें नहीं है, एग्जीक्यूट करना, चीज़ें टाइम पे करना और उसको डिलीवर करना, परफॉर्म करना। और मैं कहूँगा कि इलेक्शन आने वाले हैं और अल्लाह के फजल से मेरा तो एक ही है कि वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी।